माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होनी चाहिए कि जब आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो तो आपका फिजिक्स बहुत ही बेहतर होना जरूरी है। आपका अगर फिजिक्स बेहतर नहीं है तो मेडिकल और इंजीनियरिंग कंपीट नहीं कर पाओगे। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग को कंपीट करने के लिए आपका फिजिक्स स्ट्रांग होना जरूरी है। और फिजिक्स स्ट्रांग कैसे करोगे? तो सबसे पहले किस टॉपिक को हमें स्ट्रांग करना होगा, यह हमें समझना होगा। तो बच्चों, अगर आपका मैकेनिक्स स्ट्रांग हो जाता है, मैकेनिक्स का प्रॉब्लम समझने लगते हो, मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हो, तो समझ लो कि आने वाला जो कंटेंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो आपको बहुत ही मजेदार होगा। ऑलरेडी मैकेनिक्स में भी बहुत मजा आएगा, लेकिन मैकेनिक्स के टोटल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो मैकेनिक्स का स्टार्ट करते हैं हम लोग कैरामेटिक्स से। तो अगर कहता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो अगर फिजिक्स आपका तभी स्ट्रांग हो सकता है जब आपका कैरामेटिक्स स्ट्रांग होगा। तो कैरामेटिक्स कैसे स्ट्रांग होगा? तो कैरामेटिक्स को डील करने के लिए आपका कैलकुलस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो बच्चों, मेरा जो ये YouTube चैनल है, इसमें मैंने पहला 3 वीडियो मैंने कैलकुलस पे इसलिए बनाया। कैलकुलस का 3 वीडियो हमने बनाया है, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट पर, डिफरेंशियल मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट हमने डील किया है। तो अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको कैलकुलस को स्ट्रांग रखना होगा। तो आपका कैलकुलस ठीक है तो ठीक है, फिर भी आप चाहो तो वीडियो को जो मैंने लिंक में दे दिया है उसको देख लेना। इससे आपका क्या होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कांसेप्ट आपको समझ में आने लगेगा, आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन हो जाएगा, आपका कांसेप्ट और बूस्टअप हो जाएगा। इसलिए अगर आपने कैरामेटिक्स का जो मैं सेक्शन चालू कर रहा हूं, उसमें इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो मैं दूंगा उसमें कैलकुलस के कांसेप्ट यूज होंगे। अभी इस तो मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास होगा कैरामेटिक्स पे। तो कैरामेटिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, कैरामेटिक्स क्या है? देखो, मैकेनिक्स का मुख्य 3 ब्रांच होता है। मैकेनिक्स के मुख्य 3 ब्रांच होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैकेनिक्स के 3 ब्रांच, मैकेनिक्स के 3 ब्रांच होता है। और मैकेनिक्स हम लोग 3 ब्रांच से बांट करके पढ़ेंगे। एक होता है कैरामेटिक्स, दूसरा होता है डायनामिक्स, तीसरा हो गया काइनेटिक्स। क्या होता है? तो मैकेनिक्स में हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स में हो गया द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पार्टिकल बॉडी। किसी बॉडी के पार्टिकल के ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करते हैं, उसे हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। तो हम लोग इस मैकेनिक्स में जानते हो कैरामेटिक्स क्या हो गया, ये ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके कैरामेटिक्स ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में, without knowing its cause, without knowing its cause. A branch of mechanics in which we study about acceleration without knowing its cause is called kinematics. ये kinematics हो गया। डायनामिक्स जो होता है, इसमें हम लोग मोशन के कॉज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कॉज ऑफ मोशन अर्थात कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कारण क्या है, फोर्स, एक्सेलरेशन संबंधित बात इसमें हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो काइनेटिक्स होता है, ये ब्रांच जो होता है, इस ब्रांच में हम लोग मोशन का तो स्टडी करते हैं, मोशन का स्टडी करते हैं विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन का यूज किए हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे। ये जानना जरूरी है कि मैकेनिक्स का मुख्य 3 ब्रांच हो गया। मैकेनिक्स को 3 ब्रांच में बांटते हैं, कैरामेटिक्स, डायनामिक्स और काइनेटिक्स। कुछ बुक इसको 2 ब्रांच में बांटता है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ओके, समझ में आ रहा होगा कि मोशन की स्टडी करने के लिए 5 चीज की जरूरत होता है। व्हाट इज मोशन, हाउ यू डिफाइन मोशन, हम मोशन क्या होता है, मोशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, बॉडी रेस्ट में है और मोशन में है, कैसे डिफाइन होगा, कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में, कौन बताएगा? तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, इसको बताने वाला ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट को 2 ऑब्जर्वर अलग अलग तरह से बोल सकता है। एक ऑब्जर्वर बोलेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दूसरा ऑब्जर्वर बोलेगा नहीं, ऑब्जेक्ट मोशन में है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में बैठे हो, तो और कुछ दोस्त तुमको छोड़ने के लिए स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा। एक जो दोस्त तुम्हारे साथ बैठा है, उस दोस्त के लिए तुम रेस्ट में हो, और जो दोस्त तुम्हारा स्टेशन पे खड़ा है, ट्रेन चल चुका है, तो उसके लिए क्या हो गया, मोशन में हो जाएगा। तो एक ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ऑब्जर्वर के बदलने से ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बदल जाएगा। मान लो ग्राउंड पे खड़ा आदमी है, उसके लिए तुम मोशन में हो, और तुम तुम्हारे साथ जो ट्रेन में बैठा दोस्त है उसके लिए तुम रेस्ट में हो गया। 2 ऑब्जर्वर हो गए ना,
एक ग्राउंड पे खड़ा आदमी, एक ट्रेन में बैठा आदमी, तुमको ऑब्जर्व कर रहा है, तुम्हारे साथ जो ट्रेन में बैठा है वो ऑब्जर्वर तुमको बता रहा है तुम रेस्ट में हो, और ग्राउंड पे आदमी तुमको फोन से बता रहा है यू आर इन मोशन। तो ये ऑब्जर्वर बदल गया तो ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? बदल गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर के हिसाब से मोशन का स्टडी होता है। ऑब्जर्वर मोशन का स्टडी कैसे करेगा? इसलिए मोशन की स्टडी करने के लिए, जानने के लिए, मोशन को डील करने के लिए, मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए हमें 5 चीज की जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि मोशन को जैसे काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें 5 चीज जानना बहुत ही जरूरी है। उसमें आता है रेफरेंस फ्रेम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ट्रेजेक्टरी। तो रेफरेंस फ्रेम जो होता है, बिना रेफरेंस फ्रेम का हम कह नहीं सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, क्योंकि मोशन इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो मोशन किसके लिए, कोई ऑब्जेक्ट किसके लिए रेस्ट में है, किसके लिए मोशन में है, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। इसलिए ऑब्जर्वर के हिसाब से मोशन को हम लोग डील करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमको जरूरत है समझना रेफरेंस फ्रेम, व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम। फिर हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर समझेंगे वेलोसिटी, और फिर समझेंगे एक्सेलरेशन। और इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट किस पाथ पे मूव कर रहा है, वो उसका ट्रेजेक्टरी हो गया। इन 5 बातों को जानने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मोशन को डील कर सकते हैं। तब हम लोग उसमें देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन को लेकर के काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव करते हैं, वो सब सारा काइनेमेटिक्स में आता है। और उस काइनेमेटिक्स को हम लोग 2 ब्रांच में बांटेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन को डील करने के लिए सिर्फ कैलकुलस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन मोशन इन 2 डायमेंशन अर्थात मोशन इन प्लेन में जब लोग स्टडी करेंगे उसके लिए हम कैलकुलस के साथ साथ वेक्टर का भी स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम अब स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो रेफरेंस फ्रेम होता है उसमें, चूंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग रेक्टिलियन मोशन भी कहेंगे, उसको हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन को लेकर के डील कर सकते हैं। एक्चुअली मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को 1D के थ्रू डील करेंगे। यानी कि हम जो स्ट्रेट लाइन होगा, जिस स्ट्रेट पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसको ही अगर हम एक्सिस मान लेंगे तब वो मोशन क्या हो जाएगा, 1D हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ प्लेन में होगा तब उस ऑब्जेक्ट का मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन उसको हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन ऑब्जर्वर के लिए हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वर का के लिए जो एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा, जैसे उदाहरण के लिए समझाते हैं, मान लो ये ऑब्जर्वर अगर इस स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, अब जिस पाथ पे मूव कर रहा है इसी को हम लोग एक्सिस मान लेंगे, एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे, अब ये क्या होगा, 1 डायमेंशनल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे ऑब्जर्वर ने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, तो इस ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे इसका पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे इसका क्या होगा, जैसे ही पोजीशन चेंज करेगा एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा और वाई कोऑर्डिनेट, इसके रेफरेंस में 2 कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो इसके लिए 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ऑब्जर्वर ने इसको स्ट्रेट पाथ में डील किया, इसी को एक्सिस मान लिया, उसके लिए 1 डायमेंशनल हो जाएगा। और जब इसको स्पेस में इस लाइन को ले लेगा जिस ऑब्जर्वर ने, उसके लिए 3D हो सकता है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग 1D भी कर ले सकते हैं, 2D भी लेंगे और 3D लेंगे। लेकिन ये हमेशा मोशन तीनों केस में 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन, तीनों केस में पाथ इसका स्ट्रेट ही होगा। लेकिन इसको हम लोग 2D, 3D और 1D के रूप में डील कर लेंगे। सबसे आसान हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज को साइंस पढ़ते क्यों है, किसी चीज को इजीली डील करना। तो चलिए हम इसको जब डील करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग जो पढ़ेंगे, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए हमको अब फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, हमको फाइंड करना है डिस्टेंस, फाइंड करना है स्पीड, फाइंड करना है वेलोसिटी और फाइंड करना है एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी, स्पीड कैसे फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ट्रेजेक्टरी। लेकिन उससे पहले समझ लो कि फिजिकल क्वांटिटी जो हमें पढ़ना है, 5 फिजिकल क्वांटिटी इस चैप्टर में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और डिस्टेंस, इसमें से 3 क्वांटिटी वेक्टर है और 2 क्वांटिटी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता नहीं है, उसको कभी नेगेटिव होता नहीं है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होता है। जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब हम इसको स्टडी करते हैं, उसके डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका साइन ही सफिशिएंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये स्ट्रेट पाथ हो गया, अब इसको मैंने ओरिजिन ले लिया। अब मान लो ऑब्जेक्ट अगर ये ओरिजिन हो गया, इसके राइट डायरेक्शन के पोजीशन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, 20, 40,
60, 80, 100 इस तरह से हमने पोजीशन ले लिया। अब इस पोजीशन को हम लोग मीटर में लिया और पोजीशन से लेफ्ट साइड जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन को हमने निगेटिव ले लिया, -20, -40, -60 इस प्रकार हमने पोजीशन को इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब देखो, अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में जाएगा डिस्प्लेसमेंट कहीं से, जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में हो रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन इन रेक्टेंगुलर मोशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है, वो राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट डायरेक्शन वेलोसिटी है और राइट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन। अगर नेगेटिव साइन है इसका मतलब उसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में है। लेफ्ट से राइट पॉजिटिव और राइट से लेफ्ट हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं। वैसे ये हमारा कंसीडरेशन होता है, हम चाहे इसके लेफ्ट को पॉजिटिव और राइट को भी नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन राइट डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं। इसी केस में जब हम लोग फ्री फॉल मोशन पढ़ेंगे तो वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा, उस एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस में ले लेते हैं। लेकिन हम कभी कभी क्या कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में दे भी दिया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव दे दिया जाता है। तो चूंकि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव ले। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेक्टर क्वांटिटी को स्पेशल वेक्टर के कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं होगी। एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट होगा हम लोग आगे के वीडियो में बताएंगे। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे साइन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, अब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलेगा उसके डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेट पाथ पे चलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट पाथ पे चलेगा तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकता है। स्ट्रेट पाथ पर पार्टिकल इंडिपेंडेंट है, लेफ्ट से राइट जाकर के फिर राइट से लेफ्ट भी हो सकता है। इस तरह का जो कंडीशंस होगा उस कंडीशंस में उसके डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम सिर्फ देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका रेशियो निकालना हमको पूछा जाएगा कि अगर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए रीच बी फाइनली कम एट पॉइंट सी फाइंड देयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरह का क्वेश्चन हम एक डील कर लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। तो मान लो इनिशियल पोजीशन हो गया x1, x1 पोजीशन हमने माना पॉइंट ए पर और वो पॉइंट बी पे चला जाता है। मान लो ये पॉइंट बी हो गया, इस पोजीशन को हमने x2 मान लिया, x2 ले लिया, फिर वन लौट करके पॉइंट सी पे आता है, इस पॉइंट को हमने x3 आया। तो इसमें देखोगे पार्टिकल पहले ए से कहां पहुंचा, बी, तो ए से बी का जो लेंथ होगा उसको हम लोग L1 ले लेंगे और ये L1 बराबर हो जाएगा कितना, x2 माइनस x1। फिर वो कहां चला, बी से सी चला, बी से सी का लेंथ मान लो L2। लेंथ जो होगा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे मोड x3 माइनस x2 से। अब देखो x3 माइनस x2 अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना, 80, मतलब क्या हो जाएगा एक्चुअली 20 माइनस 80 हो जाएगा -60 और ये हो जाएगा -60 मोड के बाहर आएगा तो +60 मीटर हो जाएगा। और यहां से यहां जो मोड लेंथ होगा वो हो जाएगा x2 मतलब 80 और माइनस इनिशियल पोजीशन -40 तो ये हो जाएगा 120 मीटर। तो अगर मान लो ए से बी अगर पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होता है, पार्टिकल चलना शुरू करता है ए से और पॉइंट बी पे अगर पहुंचता है, ए से चलता है और बी पे अगर पहुंचता है, उस कंडीशन में पार्टिकल का डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर विदाउट चेंजेस इन देयर पाथ मूव कर रहा है, उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। अदरवाइज किसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकता है। तो अगर ए से बी के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछेगा दोनों का आंसर आ जाएगा 120। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए रीच बी एंड फाइनली कम एट पॉइंट सी। इस कंडीशन में अगर तुमको डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस हो जाएगा फर्स्ट जो ट्रेवल करता है ए से बी उसका पाथ लेंथ हो गया L1 और बी से सी का पाथ लेंथ हो गया L2। तो डिस्टेंस होगा पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल जिस पाथ पे चलता है उस पाथ के लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 120 मीटर प्लस 60 मीटर बराबर 180 मीटर हो जाएगा। ठीक, लेकिन डिस्टेंस जो निकालेंगे डिस्टेंस हो जाएगा L1 माइनस L2 अर्थात L1 माइनस L2 ये हो जाएगा कितना, इसका मतलब समझो ये हो गया एक्चुअली x1 माइनस x3, या इसको ऐसे लिखोगे, सॉरी
L1 माइनस L2 बराबर x3 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो L1 कितना है 120 और L2 कितना है 60। 120 में से 120 में से 60 सब्सट्रैक्ट करो, इतना आ जाएगा 60। और x3 कितना आ गया देखो 20 और x1 क्या है -40, सब्सट्रैक्ट करोगे -40, ये भी क्या आएगा आंसर। किसी भी तरीका से निकालो, दोनों मेथड से अगर निकालते हो तो 60 मीटर ही आंसर आता है। अब इसमें हमको पूछेगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमको कितना आया 60 मीटर, डिस्टेंस कितना आया हमको 180 मीटर, रेशियो 1:3 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे। आप जो टॉपिक हमने बताया उस पर आप चाहो तो कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।